अब हम देखेंगे जो मारवाड़ में कर्षक आंदोलन हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले के पार्ट के अंदर हमने बिजोलिया, बेंगू आदि जो किसान आंदोलन थे उनके बारे में देख चुके। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लीजिए। थोड़ी प्लेलिस्ट पहले अव्यवस्थित थी, उस प्लेलिस्ट को अभी पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर दिया गया है। आपको क्रम से वीडियो प्राप्त हो जाएंगे और सारे वीडियोज आप अच्छी तरीके से उसमें से क्या कर लीजिए, देख लीजिए। अब देखो हम बात करेंगे मारवाड़ किसान आंदोलन की। तो मारवाड़ क्या था? राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य था और जिसके अंदर हम कह सकते हैं जो संपूर्ण राजस्थान का क्या आता था, 26% जो भूभाग है वो यहाँ आता था, जिसकी राजधानी क्या थी? जोधपुर थी। तो 26% भूभाग। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात यहाँ थी वो ये थी कि राजस्थान के जो लोग थे वो तिहरे चक्र के अंदर फंस रहे थे। कैसे चक्र के अंदर थे? तिहरे चक्र के, यानी ऊपरी कौन थे? अंग्रेज थे, उसके बाद राजा, और राजा के नीचे कौन थे? जागीरदार। तो किसानों के ऊपर इस तरीके से इनका क्या था? तिहरा नियंत्रण था। तो तिहरा नियंत्रण होने से क्या होगा? किसान बड़े ज़्यादा परेशान होंगे, उन पर ज़्यादा अत्याचार होगा या ज़्यादा शोषण होगा। इसके अलावा जो जोधपुर राज्य की जो जमीन थी, कुल जो जमीन था उसका 87% यानी 87% जो भूमि थी वो जागीरी क्षेत्र में थी। केवल 13% जो भूमि थी वो केवल खालसा क्षेत्र में। पहले भी मैंने बताया किसी भी राज्य के अंदर दो प्रकार की भूमि थी। जो सीधी भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी उसे खालसा भूमि कहते थे, और जो भूमि जागीरदारों के अंतर्गत थी उसे जागीर भूमि कहा जाता था। तो यहाँ की कितनी थी? 87% भूमि जागीर भूमि थी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ सामंतवाद बहुत ज़्यादा मजबूत था, और इसी कारण सामंतवाद ज़्यादा मजबूत था। क्या था? सामंतवाद के जो अपने यहाँ नियम चलेंगे और उन्हें इस क्षेत्र में भू राजस्व से संबंधित, न्याय से संबंधित बहुत सारे अधिकार इस सामंतों को मिले हुए थे। और इस कारण इन सामंतों ने क्या किया था? किसानों का बहुत शोषण कर दिया था। यानी किसानों का क्या था? बड़े पैमाने पर ये शोषण करते थे, उनका उत्पीड़न करते थे, और न्याय पाना भी क्या था? आसान नहीं था, क्योंकि जो न्यायिक शक्तियाँ थी वो इन जागीरदारों को ही प्राप्त थी, और किसान इन जागीरदारों से निकल करके राजा तक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि उसके पहुंचने के सारे रास्ते क्या कर दिए थे? इन जागीरदारों ने ख़त्म कर दिए थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ किसानों की बड़ी दूर स्थिति थी। लेकिन जब बड़ी समस्याएं हुई तब किसान इसके प्रति खड़े हो गए थे। अगला जो कारण क्या हुआ? मरुभूमि होने के कारण या भूमि बंदोबस्त पर कृषकों और प्रशासन दोनों का ही ध्यान नहीं था। इस कारण क्या किया जाता था? किसानों से जो क्या किया जाता था? मनमाना शोषण यहाँ पर किया जाता था। किसान जिसके विरुद्ध क्या करते थे? आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे। तो इस तरीके से, हालांकि बाद में हम देखते हैं कि जो 1920-21 के अंदर भूमि बंदोबस्त किया गया, जिसके अंदर लगान अब नकद कर दिया गया, यानी लगान है वो नकद देना होगा, जिसे बिघोड़ी कहा जाता, और वो भी सिर्फ किस में किया गया? खालसा क्षेत्रों में लागू किया गया। जागीर क्षेत्रों में क्या किया गया? लागू नहीं किया गया। और जैसे हम कारणों की बात करें तो जैसे यहाँ भी किसानों के मुख्य कारण क्या थे? अत्यधिक उनसे लाग बाग ली जाती थी, उनसे बेगार करवाई जाती थी। इसके अलावा यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ वो ये है कि उन बाहरी प्रभाव भी पड़े। 1929 के अंदर जो आर्थिक मंदी आई थी उसका भी किसानों के ऊपर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जो बाहरी क्षेत्र थे जिसमें आस पड़ोस में, जैसे शेखावटी में किसान आंदोलन चल रहा था, इधर एक ही आंदोलन चल रहा था, तो उन सारे आंदोलनों का भी क्या पड़ा था? इस पर प्रभाव पड़ा था। इनसे भी यहाँ के किसान क्या थे? बड़े परेशान थे। लेकिन यहाँ देखते हैं कि किंतु इन किसानों की समस्याओं के प्रति अन्य राज्यों की अपेक्षा या राजनीतिक चेतना अधिक जागृत थी। हम देखते हैं कि जितने भी भारत के अंदर संगठन बने उनकी शाखाएं यह जोधपुर के अंदर स्थापित हुई थी। यानी यहाँ विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संगठन है, उन राजनीतिक संगठनों की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, जिसके कारण जो राजस्थान की बाकी रियासतों के मुकाबले यहाँ पर क्या था? जन चेतना ज़्यादा थी, जन जागृति हम कह सकते हैं ज़्यादा थी। और जो महत्वपूर्ण या मध्यम वर्ग के नेता थे वो क्या कर रहे थे? इनका नेतृत्व कर रहे थे। अब देखो मारवाड़ हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में। जो आनंदराज जो सुराणा है और जो जयनारायण व्यास, इन्होंने क्या की थी? इसकी मिलकर के स्थापना की। इसने क्या किया? मारवाड़ हितकारिणी सभा ने क्या किया? कृषकों की समस्याओं के प्रति सक्रिय जनमत तैयार किया, है ना। तो इसने इसके कार्यों के कारण मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है, इसके कार्यों से जनता ने क्या हुआ? अब यहाँ पर जो सामंती अत्याचार हैं, शोषण है, उनके विरुद्ध क्या हुआ था? अब ये
तैयार हुए थे। तो इसके बाद में अब क्या होता आगे हम देखते हैं। यहाँ जब तैयार तो हुए, लेकिन इस चेतना को रोकने का जितना क्रूरतापूर्ण तरीका यहाँ जोधपुर राज्य के अंदर जो जागीरदार वर्ग द्वारा अपनाया गया, इतना संपूर्ण राजस्थान में कहीं भी क्रूरतापूर्ण दमन क्या किया था जागीरदार वर्ग ने नहीं किया था। क्योंकि पहले भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ के जागीरदार जो वर्ग है उनको क्या थे, महत्वपूर्ण अधिकार थे, और जिन अधिकारों के कारण उन्होंने क्या किया था, इन लोगों का क्या किया था, दमन करना प्रारंभ कर दिया था। अब फिर क्या होता 1936। अब देखो यहाँ पर जब ये सारी गतिविधियाँ चल रही थी, इसका सक्रिय सहयोग हो रहा था, तो किसानों ने भी क्या किया, काफ़ी सारी मांगे की। तो इस मांगों का क्या हुआ, जो यहाँ की जो सरकार है उस सरकार पर क्या हुआ था, बड़ा दबाव पड़ा था। तो सरकार ने इसका क्या करवाया था, जांच करवाई थी। यानी इस समय यहाँ कुल 136 जो प्रकार की जो लाग बाग क्या की थी, कुल जो लाग बाग 136 प्रकार की लाग बाग यहाँ के किसानों से ली जाती थी। लेकिन मारवाड़ हितकारिणी सभा और भी थे, जैसे मारवाड़ सेवा संघ भी था, मारवाड़ लोक परिषद भी थी। हालांकि लोक परिषद की तो स्थापना बाद में होती है, लेकिन और भी जो पुराने संगठन थे और यहाँ के नेताओं और किसानों के जो मदद से क्या हुआ था, सरकार पर दबाव पड़ा था। अब सरकार पर जब दबाव पड़ा, यानी एक इसके अलावा किसानों ने डांगावास में भी क्या हुआ था, एकत्रित होकर के जो शासन से क्या की थी, मांग की थी, और इसको शासन को अपना क्या भेजा था, मांग पत्र भेजा था। और इस मांग पत्र के कारण और विशेषकर इस मारवाड़ लोक हितकारिणी सभा के कार्यों के कारण, जिसने बहुत बड़े काम इसमें किए थे, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में भी सरकारी नीतियों का इसने क्या किया था, विरोध किया था। यहाँ से जो पशुओं का निर्यात किया जाता था उनका भी इन्होंने क्या किया था, बड़ा विरोध किया था। तो इस तरीके की इन नीतियों के कारण सरकार के ऊपर क्या हुआ था, बड़ा दबाव आया था। तो सरकार के कारण जब दबाव आया तो सरकार को अब क्या हुआ था, मजबूर होकर के अब किसानों के साथ क्या करना पड़ा था, समझौता करना पड़ा था। तो इसके लिए क्या किया गया, जब सरकार ने समझौता किया तो मेवाड़ जो न्यायालय है उस न्यायालय के माध्यम से क्या किया गया, यहाँ पर किसानों की जो 136 जो लागतें थी उसमें से राज्य सरकार ने 119 जो लागतें उसको समाप्ति की घोषणा कर दी। लेकिन ये घोषणा कहाँ पर लागू हुई थी, सिर्फ और सिर्फ जागीर क्षेत्रों में, सॉरी अपने जो खालसा क्षेत्र है उस खालसा क्षेत्र के अंदर ही लागू हुई थी। ये जागीर क्षेत्र के अंदर लागू नहीं हुई, क्योंकि जागीरदारों ने इसे अपने क्षेत्र में क्या कर दिया था, लागू करने से मना कर दिया था। जागीरदारों ने कहा था कि हम अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के किसानों को क्या करेंगे, रियायत नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो किसानों से पुराने हिसाब से क्या करते थे, लागतें जारी रखे थे। तो अब किसानों ने या जागीर के किसानों ने विचार किया कि जब खालसा क्षेत्र के किसानों को राहत मिली है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, ताकि हमें भी क्या हो, राहत प्राप्त हो। तो इससे कृषकों ने क्या किया, इन्हें लागू करने के लिए क्या किया, जागीरी क्षेत्रों में भी इसे खत्म करवाने का प्रयास किया था। तो इसको लेकर के किसानों ने संगठित होकर के विरोध किया था। अब देखो, संगठित होकर विरोध करने के लिए क्या किया, कुछ संगठन थे जिन संगठन की मदद से क्या किया गया, यहाँ कार्य प्रारंभ किया था। उसमें एक संगठन था मारवाड़ लोक परिषद, जिसकी स्थापना 1938 के अंदर जो जय नारायण व्यास द्वारा ही की गई थी। तो इसने क्या किया 1939 में, देखो ध्यान देना इसमें, इससे पहले भी बहुत सारे संगठनों की मैंने बात की, वो काम कर रहे थे। और राजस्थान के अंदर इस समय जन जागृति का कारण था। राजस्थान में अपने ये मेवाड़ के अंदर दो महत्वपूर्ण नेता आए थे। मारवाड़ के अंदर एक तो कौन आए थे, जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी यहाँ के नेताओं को जनता से जुड़ने को कहा था और जनता को से जुड़ करके विरोध करने को तैयार किया। इसके अलावा यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी भी आए थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही 1938 के अंदर जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी उन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी, उस अधिवेशन के अंदर उन्होंने क्या किया, जो देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में जो भी संघर्ष चल रहे थे उस संघर्ष को अपना क्या किया था, समर्थन देना घोषित कर दिया। यानी अब क्या करेगी, अब से कांग्रेस क्या करेगी, देशी रियासतों के आंतरिक भागों में जो भी प्रजा मंडल या जो स्वतंत्रता आंदोलन आदि जो चल रहे हैं, किसान आंदोलन, उससे कांग्रेस क्या करेगी, अब नैतिक समर्थन देगी। तो इस प्रस्ताव से क्या हुआ, जो रियासतों के अंदर बड़ा ही उल्लास आ गया और इन लोगों ने क्या किया, नए तरीके से, अब नए जोश के साथ में क्या किया, जो ठिकाने या जागीरदार थे उनके अत्याचारों का क्या कर दिया, सामना करने का अब फैसला किया था। तो मारवाड़ लोक परिषद ने भी किया। इसने मारवाड़ लोक परिषद ने क्या किया, दिसंबर जो 1929 में
मुख्य रूप से क्या था, 3 मुद्दों पर इसने क्या किया था, अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। 3 मुद्दे कौन से थे? पहला तो अकाल की स्थिति, है ना, तो अकाल की जो स्थिति एवं अकाल राहत नीति से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो एक कारण वो यही था, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब भी 1931 के अंदर भी क्या हुआ था, एक बड़ा ही भयंकर यहाँ पर अकाल पड़ा था। और अकाल के समय भी सरकार ने क्या की थी, लगान के अंदर जो वृद्धि थी, जो वृद्धि की हुई उसको वापस नहीं लिया। इसके अलावा जो लगान की जो वसूली उसको भी नहीं रोका। बाकी समय में क्या होता था, अकाल होने पर जो लगान की वसूली को स्थगित कर दिया जाता, जबकि ऐसा इस समय नहीं किया गया। तो अब 1939 के अंदर तो ये मुद्दा यही था कि अकाल की स्थिति और अकाल राहत मिलनी चाहिए, यानी अकाल जब पड़े तो उस समय किसानों से जो लगान की वसूली उसको स्थगित करके किसानों को क्या पहुंचाई जाए, राहत पहुंचाई जाए, है ना। क्योंकि जब देखा कि अकाल के कारण एक तो भोजन पानी आदि की समस्या हो जाती है, और दूसरी ऐसी स्थिति के अंदर वो किसान देखे तो इससे वो दरिद्र जो किसान होता है, गरीब, तो उसका और भी निर्दयी तरीके से क्या होता है, शोषण होता है। इसके अलावा और भी बहुत जो चारे पानी आदि की जो समस्या थी उनसे लेकर के भी पीड़ित थे, और इसके अलावा इनको क्या था, जनता को सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। अब दूसरा कारण जो हम देखते हैं, जैसे 1939 के अंदर सितंबर की बात है, सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो अब दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर राजस्थान के अंदर जो सभी रियासतें, उससे अंग्रेजों ने क्या किया, युद्ध की सहायता करने के लिए क्या किया, पैसा वसूलना प्रारंभ किया। तो इस तरीके से युद्ध कोष में भारी मात्रा में अंग्रेज क्या कर रहे थे, अनुदान जमा कर रहे थे। तो इसका भी क्या किया, इस जो मारवाड़ जो लोक परिषद है उसने क्या किया था, विरोध किया था। और तीसरा जो इसका मुख्य जो कारण था, वो कारण था जो जागीरदारों के विरुद्ध था, है ना। क्योंकि पहले भी बताया कि जो जोधपुर राज्य का 87% है वो जागीरदारों के अधीन था। तो जागीरदारों ने क्या किया था, विभिन्न प्रकार की लाग बागें लोगों पर डाल दी थी। हमने ऊपर देखा कि 1936 में राज्य ने 119 लागें या लाग बाग जो थी उसको समाप्त कर दिया, किंतु जो जागीरदारों ने इससे क्या किया था, समाप्त नहीं किया था, अपने क्षेत्र में वसूल कर रहे थे, और बेगार प्रथा भी बदसूर जा रही थी। जागीरदारों ने जैसे बेगार को तो अपना प्रमुख अधिकार ही मान लिया था। तो यहाँ पर किसान क्या थे, किसानों के पास कोई किसी प्रकार का भूमि कानून नहीं था, न किसी प्रकार का कोई बंदोबस्त था, सिर्फ किसान जागीरदार की दया पर निर्भर था। तो बिना कोई बंदोबस्त होने, क्योंकि हालांकि जब 1921 के अंदर जो बंदोबस्त किया था वो केवल खालसा क्षेत्र में था, जागीरदारों ने लागू नहीं किया। तो इस कारण जागीरदार किसानों से मनमाना क्या करते थे, राजस्व वसूल करते थे, और कोई भी बहाना बनाकर किसानों को उनकी जोतों से क्या कर दिया जाता था, बेदखल कर दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने क्या किया था, अब ये तीसरा पॉइंट मुख्य रूप से यही था, जागीरदारों के विरुद्ध काम किया था। तो इस लोक परिषद ने किसानों की मांगों का समर्थन किया, जो हमने देखी, जैसे बेगार की मुक्ति हो, बढ़ी हुई लगान दर को कम करना हो, या चाहे वो जो खालसा क्षेत्र में 119 जो लाग बागी खत्म की गई उसको जो जागीर क्षेत्रों में लागू करवाना हो। तो ये सारी मांगों का इन्होंने समर्थन किया, और किसानों को जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए इसने क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। किसानों को कहा था आप संगठित होकर के क्या कीजिए, आंदोलन कीजिए। तो उसका अब नेतृत्व कौन कर रहा था, मारवाड़ लोक परिषद कर रहा था। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुई। फिर क्या हुआ आगे ध्यान से देखिए, है ना। तब 1941 ईस्वी में परिषद ने क्या किया, एक समिति नियुक्त करके लाग और बेगारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। किसी मारवाड़ लोक परिषद ने भी एक समिति नियुक्त की थी 1941 में, किसके लिए, कि कितनी लाग बागें, इन पर क्या करें, अपनी रिपोर्ट दें। और इसके अलावा जो जयनारायण व्यास है, उन्होंने भी इनके ऊपर जो गैर लागते नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसमें से गैर लाग बागें कितनी ली जाती थी उनकी एक जो सूची है अपनी इस पुस्तक के अंदर दी थी। अब देखो इधर दूसरी तरफ क्या, जैसे जैसे इस मारवाड़ लोक परिषद है, इस लोक परिषद के अभियान को क्या कर रहा था, सफलता हो मिल रही थी। तो ऐसी स्थिति में क्या था, यहाँ के जो महाराजा की स्थिति बड़ी विचित्र हो चुकी थी, है ना। क्योंकि परिषद जो जागीरदार विरोधी और युद्ध विरोधी जो आंदोलन चला रही थी, तो इस आंदोलन को क्या हुआ था, इस आंदोलन के विरुद्ध, इसके प्रतिकार के रूप में इसको रोकने के लिए क्या किया था, सामने नया एक संगठन खड़ा किया। क्योंकि जो जोधपुर के महाराजा भी बड़े ही अलबेले थे,
उन्होंने कहा, मैं ब्रिटिश सरकार के वफादार सेवकी के रूप में इससे अपने कर्तव्य के अनुकूल नहीं मानता कि युद्ध के समय अपने राज्य में आधारहीन क्या राजनीतिक आंदोलन को उत्पन्न होने दूं व फैलने दूं। नहीं, मैं अपने किसानों को क्रांति के लिए प्रोत्साहित करने और अपने युवाओं को भ्रष्ट करने वाले विद्रोही आंदोलन के खुले अभियान को लंबे समय तक चलने देने के पक्ष में हूँ। तो ऐसा उसने कहा। तो इससे मतलब क्या हो गया? इससे मतलब हुआ कि वो इस किसान आंदोलन यानी मारवाड़ जो लोक परिषद है उसको क्या करना चाहते थे? खत्म करना चाहते थे। इसके आंदोलन को क्या करना चाहते थे? खत्म। तो इसके लिए क्या किया? किसान आंदोलन को जो खत्म करने के लिए इनके सामने एक मारवाड़ किसान सभा नामक एक समांतर सभा जून 1941 में गठित की गई। अब ये किसने गठित की थी? ये एक पुलिस के अंदर थे, जोधपुर राज्य की पुलिस के अंदर थे बलदेव राव मिर्दा, उन्होंने की थी। मंगल सिंह कच्छावा जिनको इसका पहला अध्यक्ष बनाया था, इनके नेतृत्व की। अब देखो मारवाड़ लोक परिषद के कारण क्या था? मारवाड़ लोक परिषद की जो मांगे एक बार फिर से सुन लीजिए। जो यहाँ पर जो जागीर क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाना था और जो खालसा क्षेत्र में जो 119 लागे मांग की थी वो यहाँ भी लागू करवाना था, बेगार को समाप्त करवाना था और जो अकाल के समय इनको राहत नहीं मिलती थी वो राहत दिलवाना था। तो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य थे और इस कार्यों के साथ में एक मांग जो इस मारवाड़ लोक परिषद ने की थी वो थी उत्तरदायी शासन की स्थापना। यानी इन्होंने महाराजा से कहा कि आप तो राजा बने रहो लेकिन जो आपके नीचे एक मंत्री परिषद स्थापित की जाए जिसमें क्या किया जाए, जनता के लोगों को इसमें लिया जाए, जनता के लोगों को क्या किया जाए, इस लोक परिषद के अंदर क्या किया जाए, शामिल किया जाए। इसकी बात तो इस बात को लेकर के राजा भी बड़ा अचंभित था, है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो परिषद ने क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया। किसके विरुद्ध? इस मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ जो लोक परिषद है उसने तो कैसा आंदोलन छेड़ा था? जागीर विरोधी। और इसने एक नया जो संगठन बनाया और नया संगठन बना करके इन्होंने कैसा आंदोलन छेड़ दिया था? वो आंदोलन छेड़ दिया था इस मारवाड़ लोक परिषद के विरुद्ध में। यानी मारवाड़ किसान सभा ने किसानों से कहा कि भाई ये मारवाड़ लोक परिषद है ना, ये शहरी लोगों की संस्था है, ये उच्च वर्ग के लोगों की संस्था है, इनको किसानों की समस्या से या दलितों की समस्या की कोई जानकारी नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसके सारे नेता आप देखिए शहरों से। अब जैसे हमें किसानों की मांगों का तो हमें किसानों को पता है ना, हमारी मांगे क्या है हमें पता है, तो हमें कौन सी मांगे। तो इन्होंने कहा था जो एक मुख्य मांग थी मारवाड़ लोक परिषद की उत्तरदायी शासन की, तो वो मांग क्या करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये क्या कर रही थी? सीधा सीधा जो महाराजा को क्या कर रही थी? सपोर्ट कर रही थी, है ना। बाकी मांगों को कहा और इन्होंने कहा था भाई हमें समस्या किससे? तो हमें समस्या जागीरदार थे। तो इसने कहा था जागीरदारों के शोषण से क्या किया जाए, शोषण से मुक्त होने की जो एक मांग थी वो मांग अपने इसके अंदर शामिल कर दी थी। इसके अलावा इसने कहा था हम किसी भी प्रकार का हिंसात्मक गतिविधियों में क्या करेंगे, भाग लेंगे। और किसानों से भी कहा कि आप जो मारवाड़ लोक परिषद है इस मारवाड़ लोक परिषद में क्या करें, आप इसका साथ नहीं दें। तो इस तरीके से क्या चल रहा था, ये मांगे चल रही थी। और हमने ऊपर देख भी लिया था कि एक समिति जैसे बनाई गई थी ये यहाँ पर, वो भी किसके लिए बनाई गई थी? किसने? मारवाड़ लोक परिषद 1941 में जो कितनी लाख बागें ली जाती उसकी जांच के लिए जयनारायण व्यास ने भी एक पुस्तक लिखी थी गैर कानूनी लागे, जिसमें जो गैर कानूनी रूप से लागे वसूल की जाती थी उनके बारे में क्या किया गया था, बताया गया था। तो फिर आगे क्या होता है? किंतु इस प्रकार के उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई। कौन? मारवाड़ किसान सभा। यानी ये लोगों के अंदर इसका क्या था, उतना प्रभाव नहीं फैला था जितना मारवाड़ लोक परिषद का फैला था। इन्होंने हालांकि खूब प्रयास किया और यहाँ के जो महाराजा थे उनका भी पूरा सपोर्ट था इस मारवाड़ किसान सभा के साथ में, लेकिन मारवाड़ किसान सभा को क्या किया था, कोई उतनी वैल्यूबल यहाँ पर लोगों ने नहीं दी गई थी। अब क्या था, 1941-42 में जाट कर्षक सुधारक सभा। जाट कर्षक सुधारक सभा इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। तो इस सभा ने राज्य सरकार से क्या किया, राज्य सरकार से जो फैसला हुआ था वहाँ पर उसको लागू करवाने और जो लगान है ना, इसने क्या किया, राज्य सरकार से जो पहले वो फैसला हो चुका था उस फैसले को लागू करवाने और लगान कम करवाने के लिए क्या की, अपनी सभा की। इसने एक नया तरीका अपनाया। किसने? जाट कर्षक सुधारक सभा ने। क्योंकि इसने देखा यहाँ के जो अधिकतर किसान हैं
वो भी क्या है, जाट है। साथ में इन्होंने एक जो धार्मिक और सामाजिक जो मामला उसको उठाया, तो इन्होंने क्या किया, रामदेवरा और जो नागौर के अंदर जो जैसे मेले थे, ये मेले कैसे सामाजिक और धार्मिक उत्सव, उनका लाभ उठाते हुए संघर्ष करने के लिए किसानों को प्रेरित किया। क्योंकि इन मेलों के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर क्या करते थे, किसान भाग लेते थे, यानी सभी प्रकार के जो लोग थे, विशेषकर किसान इन मेलों में ज़्यादा आते थे। तो इनके माध्यम से इस जो जाट कृषक जो सुधारक सभा, इसने क्या किया, लोगों के अंदर जन जागृति फैलाने का कार्य किया। अब देखो, ऐसे किसी व्यक्ति को कहीं जैसे बुलाया जाएगा तो वो व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे, बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित नहीं, लेकिन मेले आदि में, सामाजिक समारोह या धार्मिक उत्सव में बड़ी संख्या के अंदर लोग शामिल होते। तो इनके अंदर जाकर के जाट कृषक सुधारक सभा के लोगों ने क्या किया था, इनको किसानों को जागृत करना क्या कर दिया था प्रारंभ, यानी इन्हें अपने प्रचार का माध्यम बना दिया था, जिसके माध्यम से क्या कि बड़ी संख्या के अंदर लोगों तक ये अपनी बात पहुंचाने में क्या हुए थे, सफल हुए थे। अब देखते हैं, है ना। तो इस तरीके से इस आंदोलन की चर्चा क्या होने लगी संपूर्ण पाठ। अब देखो ध्यान दा, इसी बीच कांड हो जाता है 1942 के अंदर, है ना, चंडावल कांड। तो चंडावल कांड के अंदर क्या होता है, जो मारवाड़ जो लोक परिषद होती है वो अपना क्या करती है, अपना यहाँ पर एक अधिवेशन आयोजित कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर क्या करता है जागीरदार, इसमें क्या करता है, उसमें लाठीचार्ज करवा देता है। तो इस लाठीचार्ज की सूचना महात्मा गांधी जी को मिलती है, और महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, अपना जो समाचार पत्र होता है हरिजन, इस हरिजन समाचार पत्र में क्या करते हैं, राज्य की आलोचना करते हैं, है ना। इस राज्य की इस तरीके के जो किसानों के ऊपर जो अत्याचार किया गया, लाठीचार्ज की गई, इसकी अपने समाचार। तो जब ये समाचार महात्मा गांधी जी की जो हरिजन समाचार पत्र है इसमें छपा, तो इसके बाद दिसंबर 1943 में दरबार ने क्या किया, जो जागीरी क्षेत्र थे उन जागीरी क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्त के क्या दे दिए थे, आदेश दे दिए थे। यानी अब क्या कर दिया, दरबार ने क्या कर दिया, भूमि बंदोबस्त के आदेश तो दे दिए, लेकिन अब इस आदेशों को मानना या नहीं मानना, ये किसके ऊपर था, ये तो ठिकाने के ऊपर था। अब ठिकाना इसको क्या करे, मानेगा या नहीं मानेगा। तो अपने को पता है कि जितने भी राजस्थान के अंदर ठिकानेदार थे, उसमें से सबसे अगर क्रूर ठिकानेदार थे, सबसे ज़्यादा शोषक ठिकानेदार थे, तो वो यहाँ के थे मारवाड़ के। उन्होंने अपने राज्य के अंदर किसी भी प्रकार की जो सुविधा है वो किसानों को देने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया, और तो और इनकार तो किया ही किया, साथ में अब दमन चक्र ज़्यादा बढ़ा दिया। यानी इसका विरोध जागीरदारों ने किया, किसके, इस दरबार के निर्णय का। ये तो कहते हैं हमारी मर्जी, हमारे क्षेत्र में कौन बंदोबस्त करने वाला, हमारा जो इच्छा होगी उतना क्या करेंगे, लगान वसूल करेंगे हम तो इन्होंने किसानों पर क्या कर दिया, अब अत्याचार बढ़ा दिया। फिर भी किसानों ने क्या किया, अपना का जो धैर्य नहीं खोया, यानी इन जो जागीरदारों ने अपने गुंडों के माध्यम से किसानों को निर्दयतापूर्व पीटा, उनके साथ में अपमानजनक व्यवहार किया। फिर भी जो किसान है, किसान अपना क्या हो रहे थे, आंदोलन जारी रखे हुए थे। उन्होंने किसी प्रकार से अपने जो कदम है उस कदमों को पीछे नहीं हटाया था। तो फिर क्या होता है, जब किसान इतना संघर्ष करते हैं तो संघर्ष के बाद क्या निर्णय लेता है, अब देखते आगे। फलस्वरूप अब आंदोलन ने जागीरी के ही अनुमूलन पर ध्यान केंद्रित कर लिया। अब जब इसने अत्याचार प्रारंभ कर लिए, मारवाड़ लोक परिषद के ऊपर अत्याचार की, अब देखते जाट कृषक सभा के ऊपर भी इन्होंने इसी प्रकार के काम करने प्रारंभ कर दिए। तो अब किसानों ने देखा कि सारी समस्याओं की जड़ क्या है, सारी समस्याओं की जड़ तो क्या है, ये जागीरदारी है। तो ये जागीरदारी प्रथा को ही खत्म कर दो। तो अब से इनका जो मुख्य उद्देश्य है, वो इनका मुख्य उद्देश्य हो गया जागीरदारी प्रथा को खत्म करना। यानी अब सारा ध्यान इन्होंने जागीरदारी प्रथा की तरफ लगा दिया कि जागीरदारी प्रथा को ही क्या किया जाए, अब समाप्त करने का प्रयास किया जाए, ताकि किसानों की काफ़ी सारी जो समस्याएं वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि जागीरदारी कर रहा है, जब दरबार ने क्या कर दिया, लागतें कम कर दी, तो इसने कम नहीं की। इसके अलावा जब दरबार ने भूमि बंदोबस्त का आदेश दे दिया तो इसने नहीं खत्म की। तो मतलब क्या, इसका जो मुख्य तो शोषक कौन है, जागीरदार है। तो इसको ही अब क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तो इसको लेकर के किसानों ने बहुत ही महत्वपूर्ण अब आंदोलन छेड़ने का निर्णय किया। जागीरदारों ने क्या किया, किसान सभा और लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर क्रूर और पाशविक अत्याचार किए। यानी ऐसे अत्याचार किए, उनको पीटा घसीटा या जैसे भी अपमान किया, जैसा जानवर पाशविक का मतलब ऐसे अत्याचार क्या किए जाते हैं, जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता, वैसे कार्य इन यहाँ के किसानों के साथ में किया। तो आप पता लगा सकते हो, ऐसे जो जागीरदार
जो किसी भी प्रकार के कार्य को मानने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो किसानों की बात को क्या करेंगे, क्या मानेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो क्रूरतापूर्ण जो असली चेहरा है उस चेहरे को क्या कर लिया था, सामने रख लिया था। अब देखो इधर क्या होता है, इसी बीच एक महत्वपूर्ण बात घटित हो जाती, जो हमने देखा कि पहले मारवाड़ लोक परिषद कर रही थी। मारवाड़ लोक परिषद को कमजोर करने के लिए जो ठिकाना था, उस ठिकाने की मदद से क्या किया गया, ठिकाने की मदद से सामने जो मारवाड़ जो लोक परिषद को कमजोर करने के लिए उसके सामने मारवाड़ किसान सभा का गठन करवाया गया था सरकार की मदद से। किसने किया था, बलदेव राम मिर्जा ने। लेकिन अब तक 1945 की ये बात है, 1945 तक बलदेव राम मिर्जा को भी समझ में, हालांकि बलदेव राम मिर्जा ने खूब समर्थन किया था महाराजा का, और इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए, किसानों को महाराजा के पक्ष में खड़े करने के लिए सम्मेलन भी आयोजित किए। लेकिन अब तक महाराजा को अपने बलदेव राम मिर्जा को भी समझ में आ गया था कि जब तक उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं होगी तब तक क्या होगा, ये जागीरदारी संकट खत्म नहीं होगा, और जब तक जागीरदारी संकट खत्म नहीं होगा तो क्या होगा, ये कोई इसमें यहाँ किसी प्रकार के सुधार नहीं लागू होंगे और किसानों का क्या होगा, शोषण वो क्या समाप्त नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, जो मारवाड़ किसान सभा है वो भी मारवाड़ लोक परिषद में मिल जाती है। दोनों ही क्या करती है, अब संयुक्त रूप से क्या करती है, अपना आंदोलन चलाने का निर्णय करती। कब, जनवरी 1946 के अंदर। तो जनवरी 1946 में मारवाड़ किसान सभा और मारवाड़ जो लोक परिषद दोनों मिलकर के उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु संयुक्त रूप से क्या करते हैं, आंदोलन प्रारंभ करते हैं। और सरकार के सामने यही मांग रखी, क्या, जागीरदारी प्रथा को खत्म किया जाए। और अब ये दोनों ही संगठन के कार्यकर्ता मिलकर के किसानों को क्या करते रहे, जागृत करते रहे, यानी जनमानस को जगाने का क्या किया, प्रयास। अब जागीरदारों ने फिर क्या कर दिया इनके विरुद्ध, हमने अभी देखा क्रूर और पाशविक किसानों पर बढ़े, अपना जो पूरा घिनौना जो रूप है इन जागीरदारों ने यहाँ क्या कर दिया था, उजागर कर दिया था। यानी ये क्या पर पूरी हिंसक वारदातों पर उतर आए थे और किसानों पर अत्याचार की कह सकते हैं तो कोई सीमा ही नहीं थी। और सरकार क्या हो रही थी, मूक दर्शक होकर के देख रही थी। सरकार ने किसी प्रकार की कार्रवाई का प्रयास नहीं किया। इससे जागीरदार बड़े प्रोत्साहित हुए और उन्होंने किसानों को अत्याचार तो अत्याचार, उन्हें भूमि से बेदखल करना भी क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया। यानी किसानों के बीच में उन्होंने क्या कर दिया था, आतंक का क्या कर दिया था, वातावरण उत्पन्न कर दिया। लेकिन किसानों ने भी क्या किया था, अब पीछे कदम नहीं उठाने, यानी संघर्ष अपनी पराकाष्ठा पर अब पहुंच गया था। इसी दरमियान किसानों ने क्या किया था, अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए और जो इस अत्याचार का जो विरोध है उस विरोध करने के लिए किसानों ने डाबड़ा, जो नागौर जिले के अंदर है, तो डाबड़ा के अंदर किसानों ने क्या किया था, अपना सम्मेलन आयोजित किया था। यानी यहाँ पर क्या हुआ था, किसान सम्मेलन हुआ था। अब इस सम्मेलन के अंदर जो किसान उतरे तो इसी सम्मेलन के अंदर जागीरदारों ने किसान नेताओं के ऊपर तो जो अपने हमले थे, क्रूरता की वो शर्म सीमा भी पार कर दी थी। वो कब की थी, 13 मार्च 1947 के अंदर। ये डिडवाना परगने के अंदर आता था और डिडवाना के जागीरदार ने क्या किया, अपने गुंडों के साथ में इस सम्मेलन पर क्या कर दिया, हमला कर लिया। यानी पुलिस ने परिषद कार्यकर्ताओं और किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा अत्याचार यहाँ पर किसानों के साथ जागीरदारों द्वारा किया गया, लेकिन किसानों ने कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। सारा का सारा ये आंदोलन अहिंसक रूप से चलाया गया था। तो इस यहाँ पर जो सम्मेलन था, उस सम्मेलन के अंदर बड़ी मात्रा में क्रूरतापूर्ण तरीके से इसको घेर करके इसके नेताओं को, सहभागियों को लाठियों से और घातक हथियारों से बड़ी निर्दयतापूर्ण तरीके से पीटा। यहाँ तक कि जागीरदारों के गुंडों ने पूरे गांव को घेर दिया था, गांव के लोगों के साथ अत्याचार किए, किसी को भी यहाँ से क्या किया था, बाहर नहीं जाने दिया गांव को। किसानों के घरों को जला दिया, उनके महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और कहा जाता इस घटना के अंदर 12 लोग मारे गए थे, यानी 12 किसान मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। और जो एक महत्वपूर्ण जो नेता राजस्थान के थे, मथुरा दास माथुर, है ना, जिनके नाम पर हॉस्पिटल भी बने हुए, तो उनमें भी वो भी क्या हुए थे, इस सम्मेलन के अंदर घायल हो गए थे। नेताओं को बंदी बना करके रावले में ले जाया गया और वहाँ उन्हें अपमानित किया गया। इसके अलावा उन जो मौलासर के सेठ थे डूंगर जी, उनके हस्तक्षेप के बाद इन्हें छोड़ा गया था। तो वहाँ अपमानित किया, लेकिन मौलासर के एक सेठ से डूंगर जी नाम के,
उन्होंने ठिकाने को समझाया, हस्तक्षेप किया बीच में, और इसके बाद ही इन जो बंधे हुए नेताओं को वहाँ से क्या किया गया था, छोड़ा गया था। तो आप देख सकते हो किस तरीके से किसानों के साथ में ये अत्याचार किए गए। जो उस समय डाबड़ा का वर्तमान नागौर के अंदर, उस समय जो डिडवाना परगना होता था, डिडवाना परगने के अंतर्गत ये आता था। और यहाँ किसान किसके घर पर थे, यहाँ के एक स्थानीय नेता थे मोतीलाल चौधरी। उस मोतीलाल चौधरी के घर पर ये जो क्या है, किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। और यहाँ पर इतना क्रूरतापूर्ण की अब देखो, है ना, जो लाठियाँ, तेज धार के हथियारों से हमला बोला गया, मोतीलाल के घर पर किया गया। यहाँ तक कि मोतीलाल की माता को भी नहीं छोड़ा गया, उसके पैर काट दिए इन्होंने। मोतीलाल के पिताजी, उनकी भाई की हत्या कर दी। उनकी जो पत्नी थी मोतीलाल जी, उनकी पत्नी का जो मुंह है, मुंह को ही क्या कर दिया था, इन्होंने विरूप कर दिया था, है ना। फिर इनको रावले में ले जाया गया, वहाँ जो घुड़शाला होती है उनमें डाल करके, है ना, गाँवों में आन बलात्कार, स्त्रियों के साथ अत्याचार। तो इस तरीके से यहाँ पर बड़ा ही क्रूरतापूर्ण तरीके से इस ठिकाने ने क्या किया था, अत्याचार किया था। तो अब इस कांड की जो भर्त्सना है वो क्या हो, चारों ओर भर्त्सना की गई, ये समाचार पूरे भारत के अंदर फैल गया। तो इस पर राज्य सरकार ने क्या किया, दोषियों को दंडित करने के स्थान पर किसान और लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेदार ठहराया। तो इसी कारण तो यहाँ के जो जागीरदार थे वो प्रोत्साहन पा रहे थे। अब सरकार का काम क्या था कि अगर इन्होंने गलत किया तो उनको दंड दिया जाए, लेकिन नहीं, सरकार ने उल्टा उनको क्लीन चिट दे दी कि उनका कोई दोष नहीं है, जागीरदारों का सारा दोष किसान जो सभा है और जो लोक परिषद है उनका ही है कि उन्होंने क्या किया था, मना करने के बावजूद भी वो एकत्रित हुए थे और उन्होंने सम्मेलन आयोजित किए थे। तो अब क्या देखते हैं, इस गंभीर जो समस्या का समाधान भी स्वतंत्रता के बाद ही हो पाया था, इससे पहले नहीं हो पाया था। जब क्या होता है, 17 जून 1948 को यहाँ अंतरिम जो मंत्रिमंडल है जय नारायण व्यास जी के नेतृत्व में गठित होता है, जिसमें जय नारायण व्यास प्रधानमंत्री बनते। मारवाड़ किसान सभा के जो नाथुराम मिर्धा उनको कृषि मंत्री बनाया जाता है। और इसके बाद धीरे धीरे करके, है ना, 22 जून 1948 को एक ये अधिसूचना जारी करते हैं, जिसके द्वारा अब ये क्या करते हैं, जो किसानों को उनकी ज़मीन से जो जागीरदार बेदखल कर रहे थे उन पर क्या लगाई जाती है, रोक लगाई जाती है। और फाइनल रूप से जोधपुर राज्य क्या होता, 30 मार्च 1949 को जो चतुर्थ चरण होता राजस्थान उसमें शामिल हो जाता है। और 6 अप्रैल 1949 को मारवाड़ टेनेंसी एक्ट पारित किया जाता है, जिसके द्वारा किसानों को उनकी जो जोतों पर क्या है, खातेदारी के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो फाइनल रूप से ये आज़ादी के बाद ही क्या होता है, ये आंदोलन जाकर के क्या होता है, समाप्त होता है। मारवाड़ में किसानों का नेतृत्व कौन करे थे, जय नारायण व्यास थे, राधा कृष्ण तात आदि जैसे जुझारू नेताओं ने क्या किया, इनको नेतृत्व प्रदान किया था। तो कैसा लगा ये पार्ट आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।